अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर मोलेकुलर आयंस, इसको हम डिस्कस करेंगे मोलेकुलर आयंस क्या होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आयंस के हवाले से कि आयंस क्या होते हैं। तो आयंस को हमने डिफाइन किया था स्पीशी विच कैरी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कि वो स्पीशी वो पार्टिकल जिस पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, या हम यूँ भी कह सकते हैं whenever an atom loses or gains an electron it forms an ion। एटम है वो आयन कैसे बनेगा, जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसी तरह से एक मोलेकुलर आयन बनाएगा कैसे, इलेक्ट्रॉन लूज करने या इलेक्ट्रॉन गेन करने से। तो डिफाइन करते हैं मोलेकुलर आयन को, when a molecule loses or gains an electron or electrons, it forms molecular ion। मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन खारिज करे या हासिल करे तो क्या बनाएगा, मोलेकुलर आयंस। एग्जांपल्स की बात करें, मिसालें इसकी कि कौन कौन से मोलेकुलर आयंस हैं। मीथेन केटायन CH4 पॉजिटिव आयन, कार्बन मोनोऑक्साइड केटायन CO पॉजिटिव आयन, नाइट्रोजन केटायन N2 positive ion। These are the examples of molecular ions: methane cation, carbon monoxide cation, nitrogen cation। Examples discuss की मीथेन कार्बोकेटायन, मीथेन cation, कार्बन मोनोऑक्साइड cation, नाइट्रोजन cation। अब ये मोलेकुलर आयन जैसे पहले जिक्र किया कि इलेक्ट्रॉन के मोलेक्यूल इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा या खारिज करेगा तो मोलेकुलर आयन बनेंगे। प्रोडक्शन देख लेते हैं, जनरेशन कैसे मोलेकुलर आयन जो है वो जनरेट होते हैं। हमें पता है मीथेन गैस है, ये मीथेन मोलेकुलर आयन कैसे बना, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड केटायन कैसे बना, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। नाइट्रोजन भी गैस है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इट मीन मोलेकुलर आयन जो है मोस्टली गैसेस बना रही हैं। तो कैसे बना रही हैं, जब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं अपना। Molecular ions are produced by passing high energy beam of electrons are alpha particles are X-rays। हम किसी गैस में से क्या करें, अल्फा पार्टिकल्स को गुजारें, एक्सरेज को गुजारें या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को गुजारें किसी गैस में से, तो वो गैस मोलेकुलर आयन बनाती है। उस गैस के मोलेकुलर आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो मोलेकुलर आयंस की जनरेशन कैसे बनते हैं, जब किसी गैस में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम गैस के ऊपर बौछार करते हैं हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की शुआ की, अल्फा पार्टिकल की, एक्स रेज की। ये रेज जो हैं गैस में से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और गैस मोलेकुलर आयन में कन्वर्ट होते हैं। दो किस्म के मोलेकुलर आयन होते हैं, केटायनिक मोलेकुलर आयन जिन पे पॉजिटिव चार्ज है और इनआयनिक मोलेकुलर आयन। केटायनिक एग्जांपल मीथेन केटायन, कार्बन मोनोऑक्साइड केटायन, नाइट्रोजन केटायन। इनआयनिक एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन नेगेटिव आयन, डाइनेगेटिव आयन, O2 नेगेटिव आयन। ये इनआयनिक मोलेकुलर आयन है। मोलेकुलर आयन दो किस्म के, पॉजिटिव चार्ज वाले केटायनिक मोलेकुलर आयन, नेगेटिव चार्ज वाले इनआयनिक मोलेकुलर आयन। अब इनकी तादाद के हवाले से बात करें, केटायनिक मोलेकुलर आयन आर मोर अबंडेंट देन इनआयनिक आयन। जो पॉजिटिव चार्ज रखने वाले मोलेकुलर आयन हैं वो निस्बतन ज्यादा तादाद में होते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज रखने वाले मोलेकुलर आयन हैं वो कम तादाद में होते हैं। क्यों? वजह यह है कि जो इनआयनिक मोलेकुलर आयन है, मोलेक्यूल इटसेल्फ स्टेबल होता है, उसमें जब और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होती है, अनस्टेबल हो जाते हैं, मोस्टली अनस्टेबल होते हैं इनआयनिक मोलेकुलर आयन, इसलिए वो ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, केटायनिक मोलेकुलर आयन ज्यादा अबंडेंट है, ज्यादा मिकदार में है, इनआयनिक कम मिकदार में पाए जाते हैं, लेस अबंडेंट है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं
जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, टूट जाते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें, मोलेकुलर आयन जो है उनके जरिए हम मोलेक्यूल के स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक है, हायर क्लास में आप जाके पढ़ेंगे। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर जो मोलेकुलर आयंस हैं उनको यूज करके मोलेक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा किया जाता है। मोलेकुलर आयंस मोस्टली नेचुरल प्रोडक्ट जो हैं उनसे हासिल होते हैं। जैसा कि शाम के वक्त जब मतलब रोशनी पड़ रही होती है, सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, मगरिब के वक्त आपको वो जो सुर्खी सी दिखाई देती है, तो उसमें वो मोलेकुलर आयन होते हैं। इसके ऑक्सीजन के मोलेकुलर आयन होते हैं, नाइट्रोजन के मोलेकुलर आयन होते हैं। तो नेचुरल प्रोडक्ट जो हैं उनसे हमें मोलेकुलर आयन हासिल होते हैं। ठीक है, मोलेकुलर आयन की डिकम्पोजिशन जो है उससे मोलेक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। तो इस चीज को थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि मोलेकुलर आयन क्या है। when a molecule loses a gain electron it forms molecular ion. molecular electron हासिल करे, हासिल करे तो molecular ion बनाएगा। एग्जांपल मीथेन केटायन, कार्बन मोनोऑक्साइड केटायन, नाइट्रोजन केटायन, ये मोलेकुलर आयन है। जनरेशन की बात करें कैसे बनाते हैं मोलेकुलर आयन, किसी गैस में से हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को गुजारेंगे, अल्फा पार्टिकल को गुजारेंगे या एक्स रेज को गुजारेंगे, तो वो गैस मोलेकुलर आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। दो किस्म के मोलेकुलर आयन हैं, पॉजिटिव चार्ज रखने वाले केटायनिक मोलेकुलर आयन, नेगेटिव चार्ज रखने वाले एनायनिक मोलेकुलर आयन। केटायनिक मोलेकुलर आयन ज्यादा मिकदार में होते हैं और एनायनिक मोलेकुलर आयन जो हैं वो लेस अबंडेंट, कम मिकदार में होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से, इजाफी इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अनस्टेबल होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। स्ट्रक्चर हम मोलेक्यूल का जो है वो असेस कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं मोलेक्यूल के स्ट्रक्चर का, कहां से, मोलेकुलर आयन से, जो हमें नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनसे हासिल होते हैं। जी एक सिमिलर टॉपिक, छोटा सा और टॉपिक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव जैसा कि नाम से जाहिर है, किसी से रिलेटेड हो, किसी से मुंसलिक हो, किसी से ताल्लुक रखता हो, एक माना इसका रिश्तेदार भी है। एटॉमिक मास, एटम का मास। रिलेटिव एटॉमिक मास ऐसा एटम का मास है जो किसी से रिलेटेड है, जो किसी से ताल्लुक रखता है। रिलेटेड इस सेंस में कि हम इसको किसी से कंपैरिजन करके निकालते हैं। कंपैरिजन करके क्या मतलब, बाजार में जाते हैं कोई चीज खरीदने, तो सब्जी खरीदने जाते हैं, तो तराजू के एक पलड़े में सब्जी होती है और दूसरे पलड़े में बाट होता है। तो सब्जी का जो मैस है, सब्जी का जो हम ले रहे हैं मैस, वो रिलेटेड है किसके साथ, बाट के साथ। तो बिल्कुल इसी तरह से एटम का मैस है, ये भी रिलेटेड होता है, ये भी किसी से कंपेयर करके, मतलब किसी से तोल के निकाला जाता है, कंपेयर करके मतलब तोल के निकाला जाता है, मुआवजा करके निकाला जाता है। तो ये मास कौन सा हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया, क्योंकि इसको हम किसी से कंपेयर करके निकाल रहे हैं, मुआवजा करके निकाल रहे हैं। जी ठीक है, डिफाइन करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को। mass of an atom of an element, किसी एलिमेंट के एक एटम का मास as compared to, जिसे कंपेयर करके निकाला जाए, जिसे मवाजना करके निकाला जाए, जिसे मेजर करके निकाला जाए, जिसे तोल के निकाला जाए। यानी एक पलड़े में कोई स्टैंडर्ड है, दूसरे पलड़े में ये एटम है, as compared to mass of an atom of carbon taken as 12। अच्छा भी एलिमेंट के एटम का मास उसे कंपेयर किया है, उसे तोला है, पैमाइश किया है किसके साथ, कार्बन के एक एटम के मास के साथ। कार्बन के कौन से एक एटम के मास के साथ, कार्बन के उस एटम के मास के साथ जिस कार्बन के एटम का मास 12 है। यानी किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास जिसे कार्बन के एक एटम के मास से तोला है, मुवाजना किया है, कंपेयर किया है, ठीक है, कार्बन के उस एटम के मास से तोला है जिसका मास 12 है। mass of an atom of an element, एलिमेंट के एटम का मास as compared to, जिसे तोल के मुवाजना करके निकाला है, mass of carbon, कार्बन एटम के मास से एक मास 12 से 12 ये है। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इसका यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास इसका यूनिट AMU, AMU एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास उसका यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को भी डिफाइन कर लेते हैं।
1/12 mass of a कार्बन एटम, कि एक कार्बन एटम के मास का 1/12 मास ऑफ अ कार्बन एटम, कार्बन के एक एटम के मास का 1/12वां हिस्सा है। ये बात नहीं समझ रहे जी, कार्बन के एक एटम का मास है 12, तो उसका 1/12 पार्ट क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, कार्बन के एक एटम का मास है 12, तो उसका 1/12 क्या होगा? उसका 1/12 होगा कि जी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये 12 से 12 कैंसिल, तो 1 यूनिट आएगा। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट AMU, उसको डिफाइन करते हैं 1/12 मास ऑफ अ कार्बन एटम, कार्बन के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट। एटम के मास एक्सट्रीमली स्मॉल है, वी डोंट हैव एनी बैलेंस, हमारे पास कोई ऐसा बैलेंस नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा तराजू नहीं है जिसके जरिए हम एटम के मास को वे कर सकें, पैमाइश कर सकें, माप सकें। इसीलिए फिर हम यूज करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल इस्तेमाल करते हैं। उस स्केल के जरिए हम एटम के मास का कंपैरिजन करते हैं एक स्टैंडर्ड के साथ। वो स्टैंडर्ड कौन है? वो कार्बन 12 है। स्टैंडर्ड कौन है? कार्बन 12 स्टैंडर्ड है। कार्बन 12 का मतलब है कार्बन का वो एटम जिसका मास 12 है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड बार्ट जो है वो कार्बन 12 है। ठीक है, उसी की बेस के ऊपर एक स्केल, एक पैमाना बनाया गया है, उसे रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल कहते हैं। उस रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल के ऊपर डिफरेंट एलिमेंट के मास जो है वो हमें हासिल होते हैं, और उस रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल का हर पार्ट जो है वो 1/12 है। फर्स्ट पार्ट जो है लेट्स सपोज कि हम ड्रा करते हैं, ये स्केल है, तो ये इसका पहला पॉइंट जो है वो 1/12 हो जाएगा कार्बन 12 का, दूसरा पॉइंट जो है वो 2/12 हो जाएगा कार्बन 12 का, तीसरा पार्ट जो है वो 3/12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको 12 पार्ट क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्केल जो है इसे रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल का नाम देते हैं। इस रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल के ऊपर कार्बन 12 का मास एग्जैक्टली 12 है। कार्बन 12 का मास एग्जैक्टली 12 AMU है। AMU एटॉमिक मास यूनिट, जो रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है। और हाइड्रोजन का मास जो है उस स्केल के ऊपर हाइड्रोजन का मास दिया गया है 1.008 AMU में। अब कुछ और एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मासेस उनको हम लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का जैसे पहले जिक्र किया 1.008 AMU, कार्बन का 12.00000 AMU। अच्छा, यहाँ पे ये भी सवाल होता है कि हमने जो स्केल बनाया है रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल, हमने उसकी बेस जो है वो कार्बन 12 ली है। ठीक है, उसका हर यूनिट या हर पार्ट जो है वो 1/12 पार्ट है कार्बन 12 का, तो हम हाइड्रोजन को ले लेते। हाइड्रोजन को हमने क्यों नहीं यूज किया एज स्टैंडर्ड रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल बनाने के लिए? उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन का मास फ्रैक्शन में है, पॉइंट्स में, इशारिया में 1.008। ये होल नंबर नहीं है हाइड्रोजन का मास, इसलिए इसको स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया। वैसे 1961 से पहले जो है वो हाइड्रोजन था स्टैंडर्ड, लेकिन फिर उसके बाद स्टैंडर्ड जो है वो कार्बन 12 को बना दिया गया, इसलिए क्योंकि इसका मास जो है वो 12.0000 AMU एक होल नंबर है, ये फ्रैक्शन में, पॉइंट्स में नहीं है। ठीक है, और इसका फिर हर यूनिट जो है वो क्या बना दिया गया, उसका 1/12 पार्ट। पहला यूनिट फर्स्ट 1/12 है, दूसरा यूनिट सेकंड 1/12 है, तीसरा यूनिट थर्ड 1/12 है, और 12वां यूनिट 12 है पार्ट है कार्बन 12 का। उस स्केल के ऊपर एटॉमिक मास स्केल के ऊपर कार्बन का मास एग्जैक्ट 12 आ गया, हाइड्रोजन का 1.008। कुछ और एलिमेंट के मास लिख लेते हैं। नियॉन है, नियॉन का 20.1797 AMU, ऑक्सीजन 15.994 AMU, क्लोरीन 35.453 AMU, कॉपर 63.546 AMU, यूरेनियम 238.0289 AMU. These are relative atomic masses
ये इन एटम के रिलेटिव एटॉमिक मैसेज हैं और ये कैसे निकाले गए हैं? इन एटम के मैसेज को कार्बन 12 के एक एटम के मैसेज से कंपेयर करके निकाले गए और ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज है, इन पॉइंट्स में इशारिया में 15.9994 20.1797 ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज है। ये क्यों फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज है? तो ये फिर नेक्स्ट जिक्र होगा। इसी चीज को दोबारा हम रिपीट करते हैं अगेन। रिलेटिव एटॉमिक मास को डेफिनेशन है मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम का मास एज कंपेयर टू, जिसे तोल के मवाजना करके पैमाइश करके कंपेयर करके निकाला जाए किसके साथ? मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज कार्बन के उस एटम के मास से तोल के निकाला जाए जो 12 है। रिलेटिव एटॉमिक मास उसका यूनिट क्या है? AMU है। AMU को डिफाइन करते हैं 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, एक कार्बन एटम के मास का 1/12वां हिस्सा। एक स्केल बनाया गया है रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल, उस स्केल के ऊपर मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट्स शो करते हैं 1/12 पार्ट को। पहला पॉइंट फर्स्ट 1/12 पार्ट, दूसरा पॉइंट सेकंड 1/12 पार्ट, तीसरा पॉइंट थर्ड 1/12 पार्ट। उस स्केल के ऊपर कार्बन का मास एग्जैक्टली 12.0000 AMU है और हाइड्रोजन का मास 1.008 AMU है। रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल की जो बेस है वो कार्बन 12 है। कार्बन 12 को यूज किया गया है। एटम एक्सट्रीमली स्मॉल है, हमारे पास कोई ऐसा बैलेंस, कोई ऐसा तराजू नहीं है जिसके जरिए एटम का मास मालूम कर सकें। और इनडायरेक्टली हम एटम के मास मालूम करते हैं कैसे? कि हम उनको कंपेयर कर लेते हैं कार्बन के एक एटम के मास के साथ जिसका मास 12 है। कुछ और एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो है ऑक्सीजन का 15.994 AMU, नियॉन का 20.1797 AMU, क्लोरीन 35.453 AMU, कॉपर 63.546 AMU, यूरेनियम 238.0289 AMU। That's all. Now